व्याकरण की क्लास को आगे बढ़ाते हुए अब हम पढ़ेंगे आज उच्चारण काल के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ये देखिए, उच्चारण के आधार पर 3 भेद किए गए हैं। ह्रस्व स्वर यानी उनको लघु भी कहा गया है, दीर्घ स्वर उनको गुरु भी कहा गया है, और प्लुत स्वर। ये 3 प्रकार से हैं। अभी एक नोट देख लीजिए। सबसे पहले वर्तमान में ये 2 प्रकार के मूल रूप से स्वर दीर्घ और ह्रस्व यानी लघु और गुरु ही हैं, है ना। और ए और औ अपभ्रंश के स्वर हैं। ए औ अपभ्रंश के स्वर हैं, ये नोट कर लीजिए। एक बार सेकंड ग्रेड में आया था, निम्न में से कौन से अपभ्रंश के स्वर हैं, तो ये नोट कर लीजिएगा। ए और औ अपभ्रंश के स्वर हैं, ये दोनों, ये नोट कर लीजिएगा आप। हाँ, और अब है ऋश्व स्वर कौन से हैं, दीर्घ कौन से हैं, और ऋश्व को लघु और दीर्घ को गुरु स्वर कहा जाता है। और इनमें जो लगने वाला समय है ना, यही इनके लघु गुरु का संकेत है। देखिए, ऋश्व स्वर यानी जो छोटे स्वर हैं, जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता हो और जिनको उच्चारण काल छोटा हो, यानी समय बहुत कम लगता है। और इनकी एक ट्रिक है अयूरी। जी हाँ, ये ट्रिक हर एक चीज़ की मैं ट्रिक के साथ पढ़ा रही हूँ, तो आपको थोड़ा इजी हो जाएगा। बिना मात्रा वाले शब्द हैं सारे। अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, यानी अ ई उ री, अयूरी। ये तो हो गए लघु स्वर। अब पढ़ेंगे हम दीर्घ स्वर। लघु को निकाल के जितने भी जो बचे हैं वो सारे के सारे 7 स्वर कौन से आ जाएंगे, दीर्घ स्वर आ जाएंगे। यानी जिनके उच्चारण में परिभाषा है इनकी, लघु स्वरों की अपेक्षा 2 गुना समय लगता हो या जिनका उच्चारण काल लंबा होता हो, वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं, गुरु स्वर कहलाते हैं। समय लंबा होता है, जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये सातों के सातों हैं। और ये संयुक्त स्वर भी कहलाते हैं। बिल्कुल, ये बात आगे बताई जाएगी, यह कि ये संयुक्त स्वर भी कहलाए जाते हैं। संयुक्त स्वर नोट कर लेना, जो संधि में काम में आएंगे आगे। अब प्लुत स्वर की परिभाषा बता देती हूँ, थोड़ा हल्का फुल्का ध्यान में रहें, क्योंकि काम में तो नहीं आते, लेकिन कभी कभार कुछ चीज़ें नहीं काम में आती है, लेकिन उनका पाना होना हमारे सृष्टि में भी है और हमारे हिंदी व्याकरण में भी है, तो ज्ञान भी होना चाहिए कि क्यों नहीं है। बच्चे बड़े स्मार्ट होते हैं, क्लासों में पूछ लेते हैं। आप लोग यहाँ से पढ़कर कहीं और भी पढ़ाएं, तो ध्यान रखें। तो देखिए, वह स्वर जिनके उच्चारण में लघु स्वरों की अपेक्षा तिगुना समय लगता हो और दीर्घ स्वरों की अपेक्षा दुगना समय लगता हो, वो प्लुत स्वर कहलाते हैं। जो जैसे अवग्रह, ठीक है, और ए होता है अवग्रह, ये संस्कृत की संधि में काम में आता है। जैसे यहाँ देखिए आप राम, तो हम कई बार उच्चारण लंबा करते हैं, राम, ये एस वाला स्वर आता है, राम, ओम, ये सारे के सारे ये संस्कृत में प्रयुक्त होते हैं, इसलिए इसे प्लुत बोला गया है, ठीक है। और बहुत ओम हम लोग करते हैं, उच्चारण करते हैं, तो ये प्लुत है। संस्कृत में इसे अवग्र कहा गया, और अवग्र का चिन्ह एस टाइप से होता है। ये तो हो गया नंबर 1, उच्चारण के आधार पर तो लगने वाला समय। अब है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार होते हैं, एक तो मूल और एक संधि स्वर। अभी जैसे मैंने संयुक्त स्वर बताया आपको और संधि स्वर बताया, तो सेम वैसा का वैसा वही प्रोसीजर है। अयूरी वही मूल स्वर आएंगे। जी हाँ, 4 मूल स्वर होते हैं। वे स्वर जिनके निर्माण में किसी अन्य स्वर ध्वनियों का योग नहीं होता हो, बल्कि अन्य स्वर ध्वनियाँ उनके योग से निर्मित होती हो, है ना, वे मूल स्वर कहलाते हैं। और ये चारों के चारों आ जाएंगे। जो लघु स्वर हैं, जो ऋश्व स्वर हैं, वे ही मूल स्वर है, ध्यान रखिए। तो कई बार पूछ लिया जाता है ऑप्शन में, लघु स्वर और ऋश्व स्वर क्या एक ही है? हाँ, एक ही है, और इन्हीं के निर्माण से दूसरे स्वर बनते हैं। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम आगे। कई बार आ जाता है ऐसा प्रश्न। ये देखिए, चारों के चारों आ गए। ये सेकंड है संधि स्वर। उत्पत्ति के आधार पर पूछा है ना, ये संधि का मतलब होता है संयुक्त स्वर, जो मैंने अभी बताया आपको ऊपर वाली क्लास में। वे स्वर ऊपर वाले पेज में, वे स्वर जिनके निर्माण में मूल स्वरों का योग होता हो, वे संधि स्वर कहलाते हैं। ये 7 होते हैं ये। अच्छा, संधि
स्वर के प्रकार कितने होते हैं? देखिए, अलग से हटके मैंने कुछ चीज़ें लिखी है, नोट कराई है आपको, तो थोड़ा ध्यान देवे। संधि स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक तो होता है दीर्घ स्वर और एक होता है दीर्घ स्वर और एक होता है, एक मिनट, ये होते हैं संधि स्वर 2 प्रकार के। ठीक है, 2 प्रकार के कौन कौन से हुए? अब जैसे दीर्घ स्वर, इन्हें कहते हैं सजातीय स्वर, यानी एक ही जाति के स्वर, और एक होते हैं संयुक्त स्वर, वो होते हैं विजातीय स्वर। अब देखिए, यहाँ थोड़ा सा अलग आएगा आपके, ये संधि में ही काम में आने वाली चीज़ें हैं। दीर्घ स्वर, वे स्वर जो 2 समान स्वरों के योग से बनते हो, जैसे अ और आ। ठीक है, ये हो गया दीर्घ स्वर, समान स्वरों के योग से, यानी सजातीय स्वर। ठीक है, जैसे ई और ई से ई बनेगा, ऊ और ऊ से ऊ बनेगा। ठीक है, ये तो हो गए 3, ये तो हो गए सजातीय स्वर। और एक होता है संयुक्त स्वर, उन्हें कहते हैं विजातीय स्वर। अब संयुक्त स्वर कौन से होते हैं? बिल्कुल, ये संयुक्त स्वर ही संधि में काम में आते हैं। वे स्वर जिनका निर्माण 2 भिन्न स्वरों के योग से होता हो। ठीक है, अब ये कौन कौन से हैं भिन्न स्वर? देखिए, अ और ई से बनेगा ए। ठीक है तो स्वर, लेकिन दोनों ही अलग अलग है, यानी विजातीय स्वर। अ और ई से बनेगा ऐ। ठीक है, और अ और ए से बनेगा ऐ। देखिए, अ प्लस ई ए बन गया, जो हमारे किस में काम में आएगा? गुण संधि में काम में आता है। और ये अ और ए, ये ऐ बनेगा, दोनों गुण संधि में काम में आते हैं। ऊ और ऊ से ओ बनेगा, और ए और ओ से औ बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये चार हैं, ये अ, ई, ऊ और ए, और इन सब से ही ये विजातीय स्वर मिलकर हमारे संधि में एक अलग ही टॉपिक तैयार करते हैं। जैसे अब देख लीजिए, अ, ई और ए मिलकर ऐ बन जाता है, और अ, ऊ और ओ मिलकर औ बन जाता है। 3 स्वरों के योग से, ठीक है, और 2 स्वरों के योग से तो ये बनता है, और 3 स्वरों के योग से ये बन रहा है। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? 7। सातों के साथ आपने दे दी आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, और अब देख ली उत्पत्ति के आधार पर दीर्घ स्वर कितने हैं? ये प्रश्न अलग है। उत्पत्ति के आधार पर दीर्घ स्वर कितने हैं? 3। और वैसे दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? 7। दोनों ही अलग अलग प्रश्न हैं। आ, ई, ऊ। क्लियर है? दोनों ही प्रश्न अलग अलग हैं। अब देखिए, आगे देखिए, अब हम पढ़ेंगे अर्ध स्वर। और एक सेकेंड, कहीं कुछ छूट न जाए, मुझे आपको सारा ही पढ़ाना है। ये संधि स्वर हो गए, ये सब हो गया। एक पेपर छूटा हुआ है भाई, एक सेकेंड। अब पढ़ेंगे होठों की आकृति के आधार पर। 2 प्रकार के होते हैं, अवृत्ताकार और वृत्ताकार। ठीक है, जैसे हमारे होठ पूरे खुलते हैं या आधे खुलते हैं, तो उनमें ये जो 11 के 11 स्वर है ना, उनमें आधे में कौन से आते हैं, पूरे में कौन से आते हैं, है ना। क्लास में, ऑफलाइन क्लास में तो मैं बच्चों को मुंह बना बना के प्रैक्टिस करवाती हूँ, बुलवाती हूँ। अब आप तो मेरे सामने हो नहीं, तो आपको ऐसे ही समझाना पड़ेगा। अवृत्ताकार, वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय होठ फैल जाते हो। बिल्कुल कैसे फैलेंगे, मैं आपको एक डायग्राम बना के बता देती हूँ। वे स्वर ऐसे फैलते हैं, ये हमारे होठ है ऐसे, ए, आ, ई, री, ए, ऐ, ये हमारे होठ ऐसे फैलते हैं इनमें। ठीक है ना, तो ये कहलाएंगे अवृत्ताकार, यानी जो होठ गोल नहीं होते हैं। आप एक बार खुद ट्राई करके देख सकते हैं। ए, आ, ई, ऋषि, है ना, ए, ऐ। ठीक है ना, इसमें तो गोल नहीं होंगे होठ, ये फैल जाते हैं। उनका उच्चारण करते समय होठों का आकार फैल जाता है।
अब वृत्ताकार, वृत्ताकार में तो गोल हो जाते हैं होठ, ठीक है, उच्चारण के समय होठ गोल हो जाते हैं। ऊ ओ औ ये 4 होते हैं, यानी जो 7 से बचे हैं और बाकी के बचे हुए हैं 4। आप एक काम करिए, आपको ऐसे ये डायग्राम से आप बना के सारणी बना के लिखना, मैंने एंड में बना रखी है, आपको काम इजी हो जाए इसलिए। लेकिन कई बार क्या होता है कि थोड़ी चीज़ को याद कर लो, बाकी की अपने आप जो बची हुई है वो अपने आप आ जाएगी, याद हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए ऊ ओ औ ये 4 आपको याद करने हैं, बाकी के वो हैं अवृत्ताकार में चले जाएंगे। फिर है जीवा प्रत्यय के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं, विवृत है ना, संवृत, अर्धविवृत और अर्ध संवृत, ये 4 होते हैं। अब इन चारों में कौन कौन से हैं, एक हल्का सा छोटे से इंडेक्स बना के आप सबको मैं आगे बता दूंगी, वरना आप खुद अपने आप भी बना सकते हैं। देखिए विवृत होते हैं वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय मुंह पूरा खुलता हो, पूर्ण रूप से 100%, उसमें आ आएगा। क्या आएगा उसमें, विवृत में आ आएगा। देखिए मैंने यहाँ आ लिख रखा है, आ में आप पूरा मुंह खुलता है आ, और एक केवल एक यही है जो 100% मुंह खुलता है, विवृत में केवल पूरा मुंह खुलता है, ठीक है, और आ आता है, ये याद रखने की चीज़ है, ठीक है। और अर्धविवृत वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय 75% मुंह खुलता हो। एक बार प्रश्न आ चुका है, वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय 75% मुंह खुलता हो, वो कौन से हैं। तो अर्धविवृत में ए ऐ ओ और एक डॉक्टर वाला ग्रहित आ, ठीक है, जो भोलानाथ तिवारी लेकर आए थे, है ना। और ये गुरु और दीर्घ स्वर, देखो एक तो गुरु स्वर है इसमें, है तो गुरु स्वर है ये रहा, और बाकी ये 2 दीर्घ स्वर हैं और ये एक ग्रहित स्वर है, यानी ये 4 स्वर है, ए, डॉक्टर वाला आ, ऐ और औ, ये 4 हो गए, ये चारों के चारों हो गए अर्ध स्वरत, अर्धविवृत। समृत स्वर कौन से हैं, समृत स्वर, जी हाँ वही समृत स्वर, ई ऊ औ, ई ऊ, पूरा का पूरा मुंह बंद रहता है, जिनका उच्चारण करते समय मुंह पूरा बंद रहता है। पूरा मतलब 25% मुंह खोल के आप देख लो, ट्राई करके देख लो एक बार। 25% का मतलब मुंह से इतना सा ही खुलेगा, 25% में मुंह भी अपना इतना ही खुलेगा, ये मुंह खुल रखा है इतना, और इतने से भी बोल सकते हो आप, ई ऊ, ट्राई करके देखिए, अच्छा लगेगा, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे अर्धविवृत वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय मुंह आधा बंद रहता हो और आधा खुला रहता हो, यानी कि लघु स्वर आएंगे और 2 ही आएंगे, यानी 50% मुंह खुला रहता है। अर्ध यानी विवृत में तो पूरा क्या पूरा आ जाएगा, 100% खुला रहेगा, ठीक है। और अर्धविवृत में 4 आ चुके हैं, डॉक्टर वाला ए, डॉक्टर वाला आ और ए और ऐ मात्रा वाला। देखिए ये रहा अर्धविवृत, ये रहा अर्धविवृत, और ये आ गया अर्धस्वरत। अर्धस्वरत में जो बचा हुआ है ना उनसे, वो इधर आ रहा है, ये देखिए, घबराइए नहीं, 2 या 3 बार पढ़ने से हो जाएगा। जिन्होंने पहले पढ़ रखा है उनको तो और अच्छा रिवीजन हो जाएगा, और जिन्होंने नहीं पढ़ रखा है उनको 2 या 3 बार इस क्लास को देखना पड़ेगा। और फिर आप एक काम कीजिए, जो जैसे ही टॉपिक हो जाता है उसके बाद में आप इसके क्वेश्चन आंसर टिक करिए, आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी, टॉपिक भी क्लियर होता रहेगा। और कुछ अलग से आपको पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के डाल देना, मैं ज़रूर आपकी समस्या का समाधान करूँगी। तो हो गया अर्धसंवृत, जिनका उच्चारण करते समय मुंह आधा बंद रहता हो, सव्रत यानी आधा बंद रहता हो, सव्रत, अर्धसंवृत आधा बंद रहता हो, और उसमें एक तो हो गया लघु ए और ओ, क्लियर। अब देखिए दोनों के दोनों लघु हैं इसमें, यानी दोनों पर अगर हम आई को लिखेंगे, मान लो ये हम आई लिख रहे हैं यहाँ पे, ये वाला और ये वाला, ठीक है, ये है यहाँ पर, क्लियर है अब तो।
एक एक मात्रा वाले। जीवा के उच्चारण स्थान पर नंबर है 5वां। जीवा के उच्चारण स्थान पर चारों के चारों मैंने करवा दिए आपको। विवृत, संवृत, अर्धविवृत, अर्ध संवृत, तो ये तो हो गए आपके होठों की आकृति के आधार पर। अब है जीवा के यानी जीभ के उच्चारण स्थान पर 3 प्रकार से हैं। अग्र, मध्य, पश्च। जो हमारी जीवा होती है ना उसके भी 3 भाग होते हैं। अग्रभाग तो तालव्य कहलाता है, ठीक है, मध्य भाग कहलाता मूर्धन्य और पश्चिम भाग कहलाता आपका काकल्य। जी हाँ, ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, आपको प्रैक्टिस करते करते खुद को समझ में आ जाएगा। वे स्वर जिनका उच्चारण जीवा के अग्रभाग से होता है और संख्या में 4 हैं ये, जैसे ई, ए और ऐ। क्लियर, ये 4 हैं, अग्रभाग से होता है ये। और मध्य स्वर में कौन सा आएगा? मध्य में केवल एक ए आएगा। क्या आएगा? केवल एक ए आएगा। विवृत में क्या आता है? आ आता है, ठीक है, और मध्य में ए आएगा। ध्यान रखना इस चीज़ का, ये सारणी बनेगी अभी आगे एक। पश्चिम में क्या आता है? 6 संख्या आती है, जितने भी सब बच गए पश्चिम में, ऊ, ओ, और डॉक्टर वाला आ, एक तो बच गया आपके आ पश्चिम में। पश्चिम में हो गया आ, ठीक है, ऊ, और ये दोनों प्रकार के ऊ, फिर दोनों प्रकार के ओ, ये दोनों प्रकार के ओ, और फिर ये डॉक्टर वाला आ। ये 6 के 6 पश्चिम में आएंगे। बिल्कुल सारी कैटेगरी एक सी है इनकी, इनकी कैटेगरी है ये, यानी 3 बना के लिखना है इनको, ये ध्यान रखें आप। तो ये सारे के सारे 6 हो गए, ये पश्चिम में आएंगे। अब है लास्ट में उच्चारण के आधार पर 6 प्रकार जो हमने पढ़ लिए थे कल। कंठे, वे स्वर जिनका उच्चारण कंठ से होता हो, ए आ। तालव्य, वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय जीभ का अग्रभाग तालु को स्पर्श करता हो, ई, ए, ऐ। क्लियर। मूर्धन्य, वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय जीभ का अग्रभाग मसूड़ों को स्पर्श करता हो, जैसे री। आप देखना कई बार मूर्धन्य में री, आपकी जीभ ऐसे गोल घूम जाएगी ऊपर। र बोलते समय आपकी जीभ घूमती है ना, र। ओष्ठ्य, तो जिनका उच्चारण ओठों की सहायता से होता हो, ऊ और ओ, औ। हाँ, अब ये देखिए आपको एक डायग्राम है नेक्स्ट पेज में, उसकी सहायता से भी बताया जाएगा। पहले मैं 2-4 प्रश्न कर लूँ आपसे। आप देखिए, कंठ तालव्य, वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय, वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय जीभ का अग्रभाग तालु को स्पर्श करता हो। अब आपको अगर मैं बताऊं, आगे भी है डायग्राम, तो वैसे चलो आगे बताएंगे, अभी आप देख लीजिए यहाँ पे। ए और ऐ ये होते हैं कंठ तालव्य। अगर केवल कंठ का आता अलग से, तो कंठ में क्या आता? केवल कंठ का आता, तो बताया ना मैंने, ए और आ ये कंठ है, और तालव्य में बताया था तो ए ऐ, इसलिए ये कंठ है, तालव्य हैं। कंठोष्ठ, वे स्वर जिनका उच्चारण कंठ और ओठ दोनों की सहायता से होता हो, है ना, कंठ और ओठ दोनों की सहायता से होता हो, ओ, औ। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर देखिए, कुछ एक चीज़ें ऐसी हैं जो आपको प्रश्न करने से आएंगी, और मैं बार बार कहूँगी कि जैसे टॉपिक हो जाए, आज हम केवल स्वरों की क्लास लेंगे, बाकी कल व्यंजन की क्लास लेंगे, तो थोड़ा सा स्मूथली चलेंगे ताकि चीज़ें समझ में आ जाए। और फिर मेरा एक वीडियो है इसमें 5 घंटे का, जिसमें काल, कारक, क्रिया, विशेषण, ठीक है, सर्वनाम, सारा टॉपिक है वो 5 घंटे का। उसमें गुरु कामता प्रसाद जी के भी बहुत सारे, वहाँ से भी बहुत सारा मैटर लिया हुआ है, और भोलानाथ तिवारी जी का है, और भी मेरे विद्वान गुरु हैं उनका है, तो आप देखना। और ये चीज़ आप वहाँ थोड़ी क्लियर करते जाना, क्योंकि जब तक स्वर और व्यंजन की क्लास कंप्लीट नहीं होती, आगे की ग्रामर भी कंप्लीट नहीं होती। और ये स्वरों के बाद हम व्यंजनों का वर्गीकरण और उच्चारण स्थान देखेंगे। तो एक प्रश्न हम देख लेते हैं यहाँ से, ए और ऐ ध्वनियाँ हैं। देखिए ऑप्शन में क्या क्या है? तालव्य है, कंठ है, ओष्ठ है और मूर्धन्य है। क्या आएगा आप बताएं। अभी जैसे प्रश्न देखिए आप, कंठ तालव्य, ए ऐ आ गया, ठीक है ना। अभी यहाँ पर दे दिया मैंने तालव्य ध्वनि, ए ऐ ध्वनियाँ हैं, तो देखिए ए ऐ है। अब यहाँ पे ये तालव्य है,
कंठे है, ओष्ठ है और मूर्धन्य है। तो ये जो ध्वनियाँ है ना, ये पूरे के पूरे स्वरों की ध्वनियाँ हैं, ये कई साथ दो दो जगह उच्चारित हो रही है। जैसे कि मैंने पहले आपको अभी मेरे अगली क्लास में बताया था, ऐसे स्टार लगा के बताया कि इनको महत्वपूर्णता कहाँ दी गई है। कंठ तालव्य अगर आ जाता है तो कंठ तालव्य आएगा, और केवल कंठे आ जाए और तालव्य आ जाए तो ऑप्शन में क्या राइट आएगा आपके, तालव्य। क्यों आएगा तालव्य, आप देखो ना ज़रा, थोड़ा सा पीछे करके देखो इसको, थोड़ा सा क्लास को पीछे लेते हैं, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। जिह्वा प्रयत्न के आधार पर ये देखिए तालव्य आए समझ में। यहाँ देखिए ये, अगर वहाँ ये दोनों ध्वनियाँ नहीं होती और ये होती तो ये आ जाता। क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये तालव्य है। कंठे में क्या आएगा, केवल ए और आ रहा है। ठीक है। अच्छा, अब एक अगला प्रश्न देखिए आप, प्रश्न करेंगे जब भी होगा भैया। ओष्ठ ध्वनि, यहाँ देखिए ए, और यही प्रश्न है वापस से, यही वापस प्रश्न है। देखिए ए ऐ ध्वनियाँ हैं, तालव्य, ओष्ठ, कंठ तालव्य और कंठोष्ठ। तो कंठोष्ठ तो हो नहीं सकता, ठीक है। और तालव्य ध्वनियाँ, लेकिन यहाँ आप कंठ तालव्य दे दिया, कंठ तालव्य दे दिया तो ऑप्शन क्या आएगा यहाँ पे, कंठ तालव्य आ जाएगा। ऊपर चूँकि ऑप्शन नहीं दे रखा था, अगर ऊपर ऑप्शन यहाँ कंठ के साथ में तालव्य देता तो ये सही हो जाता। तो कई बार प्रश्न की परिस्थिति देखनी पड़ती है। अब एक नोट करके मैंने लिखवाया है, विशेष ध्वनि ही प्रधान होती है, विशेष ध्वनि ही प्रधान होती है। कंठ तालव्य कंठोष्ठ विशेष ध्वनियाँ हैं, जो कि मैंने लास्ट वाली क्लास में बता दिया। अब देखिए यहाँ पे तालव्य ध्वनि है, तालव्य ध्वनि है। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, री, ऐ, ए और ऊ। तो यहाँ तालव्य ध्वनि सी है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये विशेष ध्वनि है, विशेष ध्वनि ये अपने ही स्थान पर है यहाँ पे। अगर यहाँ पूछता कंठ तालव्य कौन सी है तो वापस ए आ जाता। क्लियर। अब नीचे देखिए ओष्ठ ध्वनि है, ओष्ठ में तो ओ भी आ रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रधानता किसकी है, ऊ की है। तो यहाँ पे ऑप्शन में बी आएगा। अब देखिए ऊ और ओ ध्वनियाँ हैं, आ गया वापस से ऊ और ओ ध्वनियाँ, यहाँ ओष्ठ भी दे दिया। यानी जो बड़ी चीज़ है, जो इम्पोर्टेंट ध्वनि है, जो मोस्ट ध्वनि है, वापस से मैं कह रही हूँ विशेष ध्वनियाँ ही प्रधान होती है। तो कंठ तालव्य कंठोष्ठ विशेष ध्वनियाँ हैं। अगर ऑप्शन में अगर विशेष ध्वनियाँ का ऑप्शन आ रहा है तो आपको विशेष ध्वनियाँ ही करना पड़ेगा। तो ये तो हो गए हमारे, ठीक है। अब एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, ए और ओ अपभ्रंश के स्वर जो मैंने पहले बता दिया। अब नोट करके लिखिए आप, ये बड़ी काम की चीज़ है, इसको बहुत इम्पोर्टेंट करके आप लोग कहीं हाथे पर अटका ले, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये देखिए, कंठ तालव्य कंठोष्ठ को विद्वानों ने विशेष ध्वनि का दर्जा दिया है और इन दोनों को क्रमशः तालव्य व ओष्ठ ध्वनि से प्राथमिकता दी है। अब समझ में आ गया होगा आपको, इस लाइन को ध्यान से देखना, क्योंकि यहाँ पर ही नंबर मारे जाते हैं। उच्चारण स्थान 6 हैं, ठीक है, जो मैंने बताया। वापस से पढ़ रही हूँ मैं, मारवाड़ी में मैंने आपको समझाने के लिए दी है। कत्ता मुँह और कत्ता होठ, बिल्कुल ये देखिए, कत्ता मुँह और कत्ता होठ, ठीक है, समझ में आ जाएगा। मुंह से मुर्दा और कंठ से कंठ तालव्य और फिर कंठोष्ठ। हम तो आपके भले के लिए कर रहे हैं। ये देखिए मैंने एक सारणी बना दी है छोटे से उच्चारण स्थान की। कंठव्य में 2 है आ, तालव्य में है ई और मूर्धन्य में है री, ओष्ठ में है ऊ और कंठ तालव्य में ए ऐ और कंठोष्ठ में है ओ औ। अगर आपको भ्रमित करने के लिए अगर ये ध्वनियाँ दे दी तो ये डुप्लीकेट है, ठीक है। वो प्रश्न के हिसाब से आंसर देना है, वापस से रिवाइज करके वीडियो देखें, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये डुप्लीकेट ध्वनियाँ हैं और ओरिजिनल ध्वनियाँ कौन सी है, ये दोनों हैं। ये 5 और 6 नंबर है ना, ये ओरिजिनल ध्वनियाँ हैं।
ध्यान से देखिए, इसको बार बार पढ़े, जब जाके समझ में आएगा। अब देखिए मैंने एक डायग्राम बनाया है आप लोगों के लिए। अब इस डायग्राम के माध्यम से ओष्ठ्य, दंत्य, मूर्धन्य, वृस्य, तालव्य, जीवा, कंठ्य और अंतस्थ्य, ठीक है। अब उस डायग्राम को पढ़ाने से पहले मैं एक लाइन कहना चाहूँगी। भोलानाथ तिवारी ने री स्वर को अशुद्ध बताया है, क्लियर। और तिवारी जी ने आ को अंग्रेजी से ग्रहित किया है, हिंदी में अपनाया है, जैसे कॉलेज, डॉक्टर, है ना, और कॉमन आदि है। तो 4 और 5 में 2 में आया हुआ है ये नियम 4 और 5। ये देखिए मूर्धन्य और वृस्य में आता है ये, क्लियर। तो कई सारी चीज़ें हैं ऐसी, कई विद्वानों ने शुद्ध बताया है, कईयों ने अशुद्ध बताया है। तो अगर पूछा जाए तो पर्टिकुलरली ध्यान में रहना चाहिए। अब देख लीजिए मैंने एक चेहरा बनाया है, उसके ऊपर आपको दिखाने की कोशिश करूँगी, मैं समझाने की कोशिश करूँगी। जैसे ये हमारे होंठ है, क्लियर, ये होंठ है हमारे। अब यहाँ सबसे पहले होठों के ऊपर दांत है ना, होंठ आ गए, ओष्ठ्य नंबर 1, ये दांत नंबर 2, फिर मूर्धा, मूर्धा यानी मसूड़े, ध्यान रखें आप, मूर्धा यानी मसूड़े। और वृस्य, वृस्य यानी मसूड़े के जो दांतों के और मसूड़े के बीच में जो हल्का हल्का आप जीभ से करके देखें, आपको वृस्य तालवे के पास में होता है ये। और तालु जो अपने बीच में काकल्य रहता है ना, कागले टाइप से, उसको बोलते हैं तालव्य। ऊपर का हिस्सा है ना, वो तालु होता है। और फिर जीभ आ जाती है। और ये नीचे 7वें नंबर पर अपना ये कंठ होता है ना, कंठ। तो कंठ और तालवे के बीच में एक लटकती रहती है छोटी सी, उसको कागली बोलते हैं हमारे गांव में, कागली, काकले बोलते हैं। और अंतस्थ यानी अपना नाभि स्थल, जी हाँ, यर लव अंतस्थ बोलते हैं ना आप, 4 होते हैं अंतस्थ, यर लव अंतस्थ, तो ये नाभि से होते जाते हैं। तो इस तरह से डायग्राम बना के आप लोग इसमें से ये अपने नोट कर लेना, और हो सके तो 2 या 3 बार इसको रिवाइज़ करना, पढ़ना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। मेरी कोशिश तो ये है कि आपको एक बार में समझ जा दूँ, लेकिन ये टॉपिक बड़ा टिपिकल है, तो कोशिश हिम्मत से, थोड़ा सा हिम्मत रखना और थोड़ा पेशेंस रखना। 1-2 बार यहाँ से पढ़ना, फिर कहीं से क्वेश्चन आंसर टिक करना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ये डायग्राम ज़रूर बना लेना, क्योंकि डायग्राम के बिना समझ में नहीं आएगा। और जो मैंने ट्रिक्स लिखवाई है वो भी याद करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी मैं, जल्दी ले आऊँगी व्यंजन। मैं चाहती हूँ कि आपको धीरे धीरे स्मूथली और हर चीज़ को क्लियर करके पढ़ाऊँ, और फिर इनकी एक प्रश्नोत्तर भी ले आऊँगी, तो अच्छे से पढ़ें। ये तो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जान है एक तरह से, नींव है हिंदी की ये। तो धन्यवाद, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।